नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1899 सीरीज के एपिसोड 2 की कहानी को। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी शुरू होती है, कैप्टन खुद को एक जगह पर पड़ा हुआ पाता है। वही एक घर में अपनी पत्नी और बेटी नीना को देखता है। तभी उसी घर में आग लग जाती है। इतने में कैप्टन बुरे सपने से बाहर आता है। दरवाजे पर जहाज का एक आदमी आता है और कहता है, हमने कंपनी से संपर्क किया है। जवाब में उन्होंने ये मैसेज भेजा। कैप्टन मैसेज को देखता है जिसमें सिंक शिप लिखा होता है, यानी जहाज को डुबा दो। साथ ही में वो आदमी कैप्टन को जहाज के कंपास दिखाता है जो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। वही उस बच्चे को देखते हैं जो सो रहा है। पास में मोरा फ्रैंकलिन होती है जो उस ट्रायंगल को देख रही है जो उस बच्चे ने उसे दिया था। मोरा को उस बच्चे के कपड़े से क्रीम मिलता है जो उसे वापस रख देती है। दूसरी तरफ ओलेग जहाज में काम कर रहा है। वही दो मजदूर ओलेग से प्रोमेथियस के बारे में पूछते हैं, तुमने वहाँ क्या देखा? इतने मुसाफिरों में एक बच्चा कैसे बच गया? लेकिन ओलेग कुछ नहीं बोलता। इतने में कैप्टन आता है और ओलेग को बुलाकर कहता है, पता लगाओ जहाज में कितना कोयला बचा है और इस बात को किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कैप्टन मोरा से मिलता है और कहता है, मैंने प्रोमेथियस जहाज पर अजीब चीजें सुनी है। वही थर्ड क्लास के लोग गॉड से प्रार्थना करते हैं ताकि वो उस मंजर से निकल सके। वही मोरा उस आदमी को देख लेता है जो तैर के इस जहाज पर आया था। वो आदमी अपना नाम डेनियल बताता है। साथ में कहता है, मैं तुम्हारे बगल में ही रहता हूँ। मोरा डेनियल से कहती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? क्योंकि तुम जाने पहचाने लगते हो। लेकिन डेनियल इस बात का जवाब ना देकर अपने कमरे में चला जाता है। मोरा उस बच्चे से बात करने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बच्चा मुंह नहीं खोलता। वही थर्ड क्लास में एडा अपनी भाई के बालों में शैम्पू कर रही है और ये बातों से अपनी भाई क्रिस्टा को पका रही है। एडा यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर फादर रेमिरो का भाई आता है और क्रिस्टा को एक सिगरेट का पैकेट देता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। वही क्रिस्टा की बड़ी बहन टोबी एडा को ढूंढती हुई आती है और अपनी भाई क्रिस्टा को उससे दूर रहने के लिए कहती है। कैप्टन केबिन में बहुत परेशान होता है और सोचता है, आखिर कंपनी इतने बड़े जहाज को डुबाना क्यों चाहता है। बाद में लुसियन को देखते है जो लिंगी के पास जाता है और कहता है, मैंने जापान की फोटो देखा है, वो बहुत खूबसूरत जगह है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तभी लिंगी की माँ के लिंगी को ले जाती है। इतने में लुसियन के पास उल्सन आती है और लुसियन से कहती है, मुझे पता है तुम्हारा हनीमून ठीक ठाक नहीं जा रहा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हनीमून अच्छा कर सकती हूँ। ये लिंगी की बात कर रही थी। लुसियन के कमरे में जोरेम नाम का आदमी चला जाता है और टेबल के ऊपर लॉकेट जैसा एक चीज रख देता है। इतने में लुसियन की पत्नी आ जाती है। जोरेम बिस्तर के नीचे छुप जाता है। लुसियन की पत्नी उस चीज को देखती है। जब वो कपड़े बदलने के लिए जाती है, इतने में जोरेम घर से निकल जाता है। वही कैप्टन को देखते हैं जिसको बार बार आवाजें सुनाई दे रही है। कैप्टन आवाजों का पीछा करते हुए एक कमरे में चला जाता है और देखता है अपनी पत्नी तीनों बच्चों के साथ बैठी है। कैप्टन की पत्नी कहती है, तुमने आने में लेट कर दिया, रोको मैं खाना गर्म कर देती हूँ। कैप्टन नीना से कहता है, तुम सच नहीं हो। लेकिन तब तक उस कमरे में आग लग जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। कैप्टन अपने आप को एक अंधेरी जगह पर पड़ा हुआ पाता है जहाँ उसे कॉकरोच दिखाई देता है। वो कॉकरोच एक छोले में चला जाता है। साथ में कैप्टन भी जाता है। कैप्टन वहाँ के सीढ़ियों की मदद से अपने कमरे में पहुंच जाता है। कैप्टन इस बात से परेशान है, आखिर में यहाँ कैसे पहुंचा। कैप्टन के कमरे में एक ट्रायंगल भी देखते हैं। मोरा उस बच्चे के साथ होती है और अपनी बचपन की बातें बताती है ताकि वो बच्चा कुछ बोले, लेकिन फिर भी वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। मोरा उस बच्चे की गर्दन पर एक ट्रायंगल का निशान देखती है। तभी वो बच्चा मोरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी कैप्टन मोरा के कमरे में आता है और उस बच्चे से पूछता है, आखिर प्रोमेथियस में क्या हुआ था और तुम कैसे बच गए। लेकिन मोरा कैप्टन को उस बच्चे से दूर करता है। लेकिन तब तक डेनियल आता है और उस बच्चे को देखता है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे एक दूसरे को जानते हो। लुसियन की पत्नी एक जगह खड़ी होती है। तभी वहाँ पर जोरेम आता है। क्लेमेंस को लगता है ये कोई जहाज पर काम करने वाला होगा। तभी क्लेमेंस खुद बोलती है, कभी किसी का हुलिया देखकर उससे जांच करना गलत है। वो क्लेमेंस को अपना नाम जोरेम बताता है। क्लेमेंस ये नाम सुनते ही घबरा जाती है और यहाँ से चली जाती है। जोरेम जब नीचे आता है तभी फ्रेंजी और उसके लोग जोरेम को पकड़ लेते हैं क्योंकि उस पे बढ़ती चुराने का आरोप होता है। रेमिरो नींद से जागता है। टोबी अपनी भाई क्रिस्टा के पास जाती है। क्रिस्टा के हाथ में वो सिगरेट का पैकेट होता है। टोबी उससे पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। क्रिस्टा रेमिरो के भाई के बारे में कहता है। टोबी कहती है, ये अच्छे लोग नहीं है, बिना वजह किसी को कुछ नहीं देते। टोबी उसके हाथ से पॉकेट छीन लेती है और रेमिरो को भाई को लौटा देती है। साथ में ये भी कहती है, क्रिस्टा से दूर रहना और तुमने उसे टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन रेमिरो अपनी भाई को शक करता है। रेमिरो का भाई कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम सोच रहे हो। कैप्टन अपने रूम के अंदर उस होल को देख रहा है जो सीधे छोले से उसके रूम तक आया है। कैप्टन फिर से नीचे जाता है और देखता है वहाँ ग्रिल लगा हुआ है। लेकिन तब तक दरवाजे पर ओलेग आता है और कहता है, सारे बंकर आधे खाली है और इसमें से 2 बंकर पूरा खाली है। इसका मतलब कैप्टन के पास 3000 टन कोयला है। वही मोरा अपनी भाई का लेटर देखती है। छोटे बच्चे से कहती है, मेरा भाई पिछले 4 महीने से गायब है और मुझे लगता है वो प्रोमेथियस जहाज पर था, लेकिन मुझे यकीन है मेरा भाई जिंदा है और उसी ने ये लेटर दी है। मोरा फिर उसी
बच्चे से पूछती है प्रोमेथियस पर क्या हुआ था, लेकिन ये बच्चा कुछ नहीं बोलता। वही हम फादर रेमिरो और उसके भाई को देखते हैं जहाँ दोनों में बहस चल रहा था। तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई नहीं और रेमिरो कोई पादरी नहीं, ये दोनों बस भाई होने का नाटक कर रहे थे। लेकिन इसी बहस के दौरान एक दूसरे को किस करते हैं। डेनियल जहाज की गलियारों में एक कॉकरोच छोड़ देता है जिसको थर्ड क्लास की एडा नाम की लड़की इसका पीछा करती है। एडा इसका पीछा करती हुई जहाज के ऊपरी हिस्सों में आ जाती है। डेनियल वहाँ खड़ा होता है और मुझे माफ कर देना कहकर एडा को मार देता है। कैप्टन हॉल के अंदर सबको इकट्ठा करते हैं और कहता है मैं जहाज को वापस यूरोप लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने साथ प्रोमेथियस को भी ले जाऊंगा। लेकिन इस बात से सभी लोग भड़क जाते हैं कि आखिर अपने साथ खाली जहाज को क्यों ले जा रहा है। लेकिन कैप्टन फैसला ले चुका है और वो किसी का नहीं सुनता। कैप्टन से अकेले में बात करती है। कैप्टन कहता है प्रोमेथियस में ऐसा क्या है जो कंपनी इसे डुबा देना चाहती है, और मोरा को वो लेटर भी दिखाता है और बताता है कोई चाहता है मैं इस जहाज को ढूंढूं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि प्रोमेथियस के साथ मेरे परिवार का क्या संबंध है। कैप्टन मोरा से कहता है क्या तुमने किसी को खोया है? मुझे लगता है मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है, मैं वही पराठा हूँ, मुझे इस जहाज को वापस लेकर जाना ही होगा। मोरा नीचे आती है, वही डेनियल खड़ा होता है। वो मोरा से कहता है जहाज को वापस मोड़ने का फैसला गलत साबित हो सकता है। मोरा इस बात पर कुछ बोलती नहीं। बाद में प्रोमेथियस जहाज को उस जहाज से जोड़ा जाता है। फ्रेंजी और उसके साथी आपस में बात करते हैं। कैप्टन का ये फैसला गलत है, हमें जहाज को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए बल्कि हमें जहाज को डुबा देना चाहिए। तभी सेबेस्टियन कहता है हमारे पास और एक रास्ता है। लेकिन तभी फ्रेंजी को एड़ा पड़ी हुई मिलती है। वो जाके कैप्टन को बुलाने जाता है। केविन के अंदर फिर से सिग्नल आना शुरू हो जाता है जिसमें ट्रायंगल बना हुआ होता है। मोरा अपने गले की लॉकेट को देखती है, उसमें भी एक ट्रायंगल बना हुआ होता है। डेनियल भी एक फोटो देखता है और जहाज के ऊपर सभी एड़ा को देखते हैं जो मर चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। ये एपिसोड अपने साथ बहुत सस्पेंस छोड़ता है। जल्द ही मिलेंगे एपिसोड 3 को लेके। जय हिंद।